बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं। विधानसभा वाइज करीब 20,000 से 30,000 वोटर के नाम कट गए हैं और इसके बाद आपको बता दें जो विपक्ष है उसमें खलबली मच चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सियासी तौर पर महागठबंधन का दबदबा रहा। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और SIR की लिस्ट पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जवाब इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं और इन जिलों में महागठबंधन का दबदबा रहा है, चाहे सारण हो, किशनगंज हो या बेतिया। विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30,000 वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। तेजस्वी की हैरानी के पीछे वोट बैंक का समीकरण है जिससे चुनाव में नुकसान की उम्मीद है। जैसे सारण में 2,73,000 वोटर कटे, यहाँ 10 में से 7 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। भागलपुर में 2,44,000 वोटरों के नाम कटे, इस सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं बेतिया में 1,91,000 वोटरों के नाम कटे, यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। ऐसे में विपक्ष इसलिए भी इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है क्योंकि कुछ जिलों में जहाँ ज्यादा वोटर लिस्ट से आउट हो गए हैं वहाँ इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से समीकरण अचानक बदल गए। ऐसे में अब लड़ाई उस वोट बैंक की हो रही है और निशाने पर चुनाव आयोग है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि केस में बड़े नेताओं को फंसाने की साजिश थी और इसका खुलासा प्रज्ञा ठाकुर ने आज मीडिया के सामने किया। मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है। कांग्रेस पर फर्जी केस लगाने का आरोप लगाते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन पर उस समय के तत्कालीन गुजरात CM और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने का भी दबाव था। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला कि 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आने के बाद हुई सियासत अभी थमती नहीं दिख रही। इसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं। और देखिए, दिल्ली में झुग्गियों की राजनीति पुरानी है। सरकारें अपने लाभ के अनुसार इस पर राजनीति करती है। पिछले दिनों आपने झुग्गियों पर बुलडोजर की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक वीडियो X पर पोस्ट किया गया है जिसमें झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट्स अलॉट करने का दावा किया गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में दिल्ली की झुग्गियों पर चलता हुआ बुलडोजर है, वहीं दूसरी तस्वीर में दिल्ली बीजेपी के X प्लेटफॉर्म पर शेयर किया वीडियो है। चमचमाती हुई लाइटें, हर तरफ लोग ही लोग। इस वीडियो में दावा किया गया है बीजेपी सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए DDA फ्लैट अलॉट किए हैं। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सुल्तानपुरी पहुंची, जहां उन्होंने साल 2011 से बनाए जा रहे DDA फ्लैट्स का निरीक्षण किया। इनमें करीब 50,000 फ्लैट्स जर्जर हो चुके हैं। अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। दिल्ली में झुग्गियों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन अभी भी गरीबों को छतों का इंतजार है। मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने की खबरें लगातार सुर्खियों में है। अब MP के विदिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम शख्स की कब्जाई हुई जमीन पर खुदाई में शिवलिंग मिला है। जमीन के नीचे मंदिर होने का खुलासा तब हुआ जब लतीफ नाम के शख्स ने कब्जा की हुई सरकारी जमीन पर मकान बनवा रहा था। जानकारी मिलते ही पुरातत्व विभाग ने इस जमीन को अपने अधीन ले लिया। विभाग ने अपने स्तर पर खुदाई शुरू की तो शिवलिंग समेत हिंदू मंदिर के कई अवशेष यहाँ मिले। विभाग के मुताबिक शिवलिंग का आकार और अवशेषों की निर्माण शैली इसके परामर कालीन होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये परमार काल की विशेषता रही है। इस तरह के जो शिवलिंग बनते थे ये परमार काल में ही बनते थे, तो ये संभवतः जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का ही शिवलिंग है। इस जगह से कुछ ही दूरी पर मस्जिद भी है, लिहाजा प्रशासन और पुलिस सतर्क है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने यहाँ मंदिर की स्थापना कराने की मांग कर डाली है। राजस्थान के अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई और यहाँ पर वन विभाग की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध दुकानों पर यहाँ हथौड़ा चलाया और प्रशासन ने 200 से ज्यादा दुकानों और झोपड़पट्टियों को तोड़ा। सैकड़ों लोग यहाँ अवैध रूप से दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे थे।
न्यायालय वन संरक्षक द्वारा जिसको लेकर प्रशासन ने मुनादी कर कब्जा हटाने का आदेश भी जारी किया था। लेकिन कई दुकानदारों ने जब अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन की टीम आज दल बल के साथ मौके पर पहुंची और एक एक कर 200 से ज्यादा अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बनी हुई हैं, जो लगभग 200 के आसपास हैं। छोटी छोटी कैबिन नुमा दुकानें हैं। ये इलाका अजमेर दरगाह से करीब 12 किलोमीटर दूर तारागढ़ क्षेत्र है। यहाँ पर बनी सभी दुकानें वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम भाइयों का कब्जा बताया जाता है। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जहां कहीं भी अवैध निर्माण और अवैध कब्जे की भनक मिलती है, वहां पर प्रशासन की टीम पहुंच जाती है और अब नोएडा के सेक्टर 46 में ऐसी ही कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन 3 दशक की जद्दोजहद के बाद, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। अब नोएडा अथॉरिटी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इसके साथ ही यहाँ बुलडोजर गड़गड़ाने लगे। सड़क निर्माण में बाधा बन रहे और 3 दशकों से अवैध कब्जाए मकानों और दुकानों के साथ ही झुग्गियों को यहाँ जमींदोज किया गया। दरअसल ये मामला निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, जहां अथॉरिटी की जीत हुई। नोएडा सेक्टर 46-47 से सेक्टर 99 के बीच ये अवैध बस्ती पनप आई थी। दोनों सेक्टर के बीच सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो करीब 200 मीटर की जगह पर अवैध कब्जा पाया गया, जिस पर 10-12 दुकान और मकान बने हुए थे। साथ ही करीब 70 झुग्गियां भी बसी हुई थी।